सो हे एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के साइंस चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो हम लोग सीख चुके थे अम्ल और क्षार में कि अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये क्या बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि ये क्या है, क्षार है। और क्षार का पीएच मान क्या होगा। तो हम लोग पीएच स्केल में देखे थे कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 14 तक रहता है तो वो मेरा क्या होता है, क्षार होता है। क्षार का पीएच मान होता है। तो मेरा ऑप्शन इसमें क्या क्या दे दिया गया है, पहला नंबर 1 दे दिया गया है, ठीक है, दूसरा नंबर बी नंबर मेरा 4 दे दिया गया है, सी नंबर मेरा 5 है और डी मेरा 10 है। यानी कि ये मेरा क्या है, क्षार है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 10। इसका पीएच मान मेरा 10 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा। और ऑप्शन मेरा दे दिया गया है, ए नंबर है NaCl, बी नंबर है मेरा HCl, सी है मेरा LiCl और डी मेरा है KCl। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा कि कोई विलयन, कोई एक विलयन है, ठीक है, कोई एक विलयन है जो अंडे के पीसे हुए कवच, यानी अंडा का जो कवच है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। यानी कि होता है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है अंडे का कवच। उनको पीसा गया, ठीक है, और अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो पूछा गया कि इस विलयन में क्या होगा। ऑप्शन दे दिया गया है NaCl, बी नंबर दे दिया गया HCl, सी नंबर दे दिया गया है LiCl और डी नंबर दे दिया गया है KCl। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी HCl। क्यों होगा, क्योंकि अंडा जो है, अंडा में जो कवच होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि CaCO3 का। और जब इसमें HCl मिलाया जाता है, यानी ये जो विलयन है वो क्या होगा, HCl होगा। जब ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, H2O बनाता है, जिसके कारण चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी HCl हो जाएगा। यानी HCl CaCO के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेरा CaCl2 बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा, जिसके कारण चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। यानी राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा, HCl। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो, यानी 10 से 20 ले रहा है, ठीक है, ले तो उससे इसे उदासीन करने के लिए HCl के विलयन, उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी। यानी मेरा ऑप्शन दे दिया गया है, ए 4 मिलीलीटर, बी दे दिया गया 8 मिलीलीटर, सी दे दिया गया है 12 मिलीलीटर और डी दे दिया गया 16 मिलीलीटर। तो देखिए जब NaCl को 10 मिलीलीटर विलयन में डाला जाता है तो HCl कितना डाला जाता है, 8 मिलीलीटर, ठीक है, जिसके कारण उदासीन हो जाता है। जो विलयन है वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। यदि हम NaCl के विलयन का 20 मिलीलीटर ले, ठीक है,
20 मिलीलीटर ले, यानी 10 से 20 ले रहा है। देखिए यहाँ 10 ले रहा है, यहाँ 20 ले रहा है, तो यहाँ पर कितना ले रहा था, 8 ले रहा था, तो ये भी तो डबल लेगा, यानी यहाँ पर 10 का 20 ले रहा है, यानी डबल ले रहा है, तो 8 का भी तो डबल लेगा, यानी कि 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। तो HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, 16, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर हो जाएगा, 16 मिलीलीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हमारे आमाशय में यदि अधिक मात्रा में अम्ल बनने लगते हैं तो उसे अपच कहते हैं। ठीक है, तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि यानी दवाई का उपयोग किया जाता है। पहला नंबर दे दिया गया है, ए नंबर है एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। तो एंटीबायोटिक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा जब हम बीमार पड़ते हैं तब एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, यानी प्रतिजैविक का यूज़ करते हैं, और ये क्या है, प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक क्या है, एक प्रतिजैविक है। ठीक है, बी नंबर दे दिया गया है एनाल्जेसिक। ठीक है, एनाल्जेसिक दे दिया गया, यानी पीड़ाहारी, ये भी मेरा नहीं होगा। तीसरा नंबर दे दिया गया है, सी नंबर मेरा एंटासिड। ठीक है, तो राइट आंसर मेरा एंटीसिड होगा, क्योंकि एंटीसिड एक है मेरा क्षार है। ठीक है, जब क्षार को लिया जाता है, ठीक है, सेवन किया जाता है, तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड, और प्रतिरोधी भी नहीं होगा, तो मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, एंटासिड। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है मेरा, जिंक सल्फेट। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 अभिक्रिया करके जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग शब्द समीकरण लिख लिए। ठीक है, यहाँ पहले क्या बोला था, पहले शब्द समीकरण लिखे, तो शब्द समीकरण लिख लिए। अब इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ये इधर कितना है, अब इसको बैलेंस करना है इस समीकरण को। ठीक है, एक इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो H कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, और इधर कितना है, इधर भी 2 है। S कितना है, 1 है, इधर भी S 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और इधर भी 4 है। Zn कितना, 1 है, इधर भी Zn कितना, 1 है। यानी कि ये जो समीकरण है मेरा, इक्वेशन है, वो पहले से ही संतुलित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बी कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ करता है, मैग्नीशियम के साथ करता है अभिक्रिया, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन
गैस बनाता है। तो इसको चलिए देख लेते हैं कि केमिकल सिंबल से इसको कैसे बनाएं, केमिकल सूत्र से इसको कैसे बनाएं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl है, ठीक है, HCl है। और किसके साथ अभिक्रिया करता है? मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ। Mg के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 बनाता है। और प्लस में क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है, H2 बनाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग शब्द समीकरण लिख लिए। अब इसको संतुलित करना है, बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है? 1 है, और इधर कितना है? 2 है। ठीक है, इधर परमाणु संख्या कितना है? हाइड्रोजन की 2 है, और इधर परमाणु संख्या 1 है, यानी इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना है? इधर 2 है और इधर 2 है। ठीक है, क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन कितना है? इधर 2 है और इधर कितना है? 2 है। इधर भी ठीक है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन मेरा ठीक है। अब मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम कितना है? 1 है, और इधर भी मैग्नीशियम कितना है? 1 है, यानी कि ये मेरा एक संतुलित समीकरण हो गया। तो शब्द समीकरण भी लिख लिए और संतुलित, इस समीकरण को संतुलित भी कर दिए। ठीक है, चलिए अगले को देखते हैं, सी नंबर को देखते हैं। सी कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? वो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि H2SO4 एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके, Al के साथ अभिक्रिया करके Al2SO4 और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, अब चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, और इधर कितना है? 2 है। ठीक है, इधर SO4 की संख्या कितनी है? इधर 4 है, और इधर कितना है? 4 और 3 कितना है? 7 है, यानी 12 है, सॉरी 12 है, 4 3 12 है। तो इधर भी 3 करना पड़ेगा, तब ना होगा, 4 3 12। ठीक है, यानी कि मेरा हाइड्रोजन की अब संख्या कितनी होगी? ये 6 हो गई हाइड्रोजन की संख्या, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी होगी? 6 होगी। इधर कितनी हाइड्रोजन की संख्या? 2 है, यानी इधर भी 3 लगाना पड़ेगा, इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है? 6 है, इधर भी मेरा 6 हो गया। ठीक है, SO4 कितना है? 12 है, 4 तिया 12 है, और इधर भी SO4 कितना है? 12 है। एल्युमिनियम कितना है? इधर 2 है, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, यानी कि मेरा हाइड्रोजन भी संतुलित है, SO4 भी संतुलित है, और एल्युमिनियम भी मेरा संतुलित है, यानी ये मेरा एक संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, तो यानी हम शब्द समीकरण भी लिख लिए और इस समीकरण को संतुलित भी कर लिए। चलिए डी को देखते हैं। डी कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसको शब्द समीकरण लिख लेते हैं। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? लोहे के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फेरस क्लोराइड बनाता है, फेरस क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन
गैस बनाता है। यानी कि HCl लोहे के साथ Fe के साथ अभिक्रिया करके FeCl3 + H2 का निर्माण करता है, बनाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है वो संतुलित है या असंतुलित है। ठीक है, तो देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 2 होता, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो HCl + Fe अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeCl2, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि फेरस क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो अब इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, परमाणु संख्या 1 है और इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन संतुलित हो गया, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। क्लोरीन की संख्या इधर कितनी है, 2 है, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 है। Fe की संख्या कितना है, 1 है, इधर कितनी है, Fe की संख्या 1 है, यानी ये मेरे एक संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जल एक उदासीन जल है और हम लोग सीख चुके हैं कि उदासीन जल में H+ आयन नहीं होता है। ठीक है, और वर्षा जल क्या होता है, एक अम्ल होता है, अम्ल होता है, और अम्ल में क्या होता है, H+ आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, और हाइड्रोजन आयन के कारण ही वर्षा जल क्या करती है, विद्युत का चालन कर पाती है। आश्रित जल जो है, उदासीन जल जो है, वो H+ आयन नहीं होता है उसमें, जिसके कारण आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनको देख लेते हैं। क्या आंसर हो जाएगा कि आश्रित जल में H+ आयन नहीं होता है, वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियाँ रहती है। आयनों की उपस्थिति के कारण ही वर्षा जल विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो वर्षा जल क्या हुआ, एक अम्ल हुआ, अम्लीय जल हुआ, जिसमें H+ आयन उपस्थित होता है और उनके कारण ही वर्षा जल विद्युत का चालन कर पाती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि आश्रित जल में H+ आयन नहीं होता है, जबकि वर्षा जल में अम्ल तथा अन्य अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है। आयनों की उपस्थिति, यानी आयन मतलब H+ आयन, आयनों की उपस्थिति के कारण ही वर्षा जल विद्युत का चालन कर पाती है या करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है। तो देखिए समझिए, जब हम लोग अम्ल को जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन बनता है, और हाइड्रोजन बनने के कारण ही अम्ल का व्यवहार अम्लीय होता है। ठीक है, और यदि हम लोग अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे, ठीक है, जल में अम्ल नहीं मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार करेगा, नहीं करेगा। बस यही कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, इसी कारण अम्ल अपना अम्ल व्यवहार नहीं करता है। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन क्या बोला था कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्ल क्यों नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल केवल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन बनाता है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन नहीं बनाता है, इसी कारण अम्ल अपना अम्ल व्यवहार नहीं करता है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए कि ताज़ा दूध का मान जो है pH मान वो कितना 6 है। तो हम लोग pH स्केल में सीखे थे कि जब कोई pH मान 7 से कम रहता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका दूध का pH मान कितना 6 है, यानी 7 से कम है, यानी ये क्या हुआ, अम्ल हुआ। ठीक है, तो दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा, तो दही बन जाएगा। जब ये दही बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा।
तो इसका pH मान क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, 7 से और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उनको देख लेते हैं कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध से दही बनता है तो वह अधिक अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक अम्लीय हो जाता है, इसीलिए pH मान 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, जिसका pH मान कितना होता है, 6 होता है, यानी कि ये एक अम्ल होता है। दूध क्या है, अम्ल है, लेकिन हम लोग को अम्ल जैसा स्वाद नहीं लगता है, खट्टा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, एक क्षारीय होता है, थोड़ा कड़वा होता है। ठीक है, जिसके कारण दूध हम लोग को खट्टा नहीं लगता, इसमें बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा को मिलाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है तो दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि दूध में बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे को मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध को अम्लीय या खट्टा होने जल्दी नहीं देता है, इसीलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्राकृतिक क्षारीय हो जाती है। ठीक है, जो इसे जल्दी खट्टा या अम्लीय होने से रोकती है, इसीलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रही है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देख ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चूर्ण है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है खिलौने बनाने में तथा हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है तो उसके हड्डियों को जॉइंट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, यानी टूटी हुई हड्डियों का जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब आर्द्र रोधी क्या है, यानी सूखा बर्तन, जिसमें ना आर्द्र हो, शीत हो और ना ही पानी हो, में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, यदि हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में रख देंगे तो जल के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस अभिक्रिया करके एक जिप्सम नामक पदार्थ का निर्माण करता है, जो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का यदि हाथ टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ाई जाती है, ताकि कि उसकी हड्डी हिले ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित। ठीक है, अपने अंदर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में यानी सूखा बर्तन में रखा जाता है, नहीं तो कुछ समय बाद इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। जैसे इक्वेशन से समझते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट पानी के साथ आधा पानी के साथ 1/2 पानी के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, जिप्सम का निर्माण करता है। यानी जिप्सम का सूत्र क्या हुआ, CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और 2 उदाहरण बोला गया है। ठीक है, तो पहला उदाहरण जो है वो है, पहला उदाहरण NaOH के साथ अभिक्रिया करके, NaOH जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaCl + H2O
O बनाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट और जल का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है। तो ये 2 उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग दे। तो धोने का सोडा का देख लेते हैं। 2 उपयोग क्या है कि घरों में साफ सफाई के लिए और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। ठीक है, बेकिंग सोडा को देख लेते हैं उपयोग। ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा खाने वाले सोडे का। ठीक है, उपयोग देख लेते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने में और पानी पीने के सोडा में। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन मेरा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, और रिक्त स्थान दे दिया गया है। पहला है आसुत जल यानी उदासीन जल के pH डैश होता है, कितना होता है, 7 होता है। उदासीन जल का pH कितना होता है, 7 होता है। अगला है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल का H+ तथा क्षार का OH- परस्पर मिलकर जल अणु बनाता है, जिसे डैश कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके फलस्वरूप क्या बनाता है, लवण तथा जल, जिसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभी अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, उसके बाद जो है अम्ल पानी में घुलकर डैश देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है पानी में घुलकर अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अम्ल जो है, अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को डैश बनाता है, क्या बनाता है, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज के रंग को लाल बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन डैश लिटमस को डैश कर देता है। तो पोटेशियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्षार है, और क्षार जानते हैं कि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या करता है, नीला कर देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि क्षार वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर डैश देता है, क्या देता है, पानी में घुलकर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 है। ठीक है, NaHCO3 है। सो दोस्तों, यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।